Hello gentlemen, how you all doing? This is Kishan Singh and I have cleared CDS 3 out of 3 times and I'm here to help you in your CDS preparation. So आज हम पॉलिटी में देखेंगे, हमने प्राइम मिनिस्टर तक पढ़ लिया है। अब प्राइम मिनिस्टर के बाद जो उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आता है, आज हम उसको देखेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सबसे पहले आता है आपका आर्टिकल नंबर 74। आर्टिकल नंबर 74 कहता है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिनके हेड कौन होंगे? जिनके हेड होंगे प्राइम मिनिस्टर। एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड कौन होंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होंगे पीएम, ठीक है। और आर्टिकल 74 के अंडर में इनका काम होगा टू एडवाइस। टू एडवाइस किसे? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को एडवाइस देना। देखो जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होंगे ना, जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन प्रेसिडेंट के नाम पर करवाए जाएंगे, यानी जिसमें प्रेसिडेंट अपना एसेंट देगा, ठीक है। जो प्रेसिडेंट के नाम पे जो भी काम होंगे ना, ठीक है, वो सारे काम जो है, ठीक है, जो भी प्रेसिडेंट एक्शन लेगा एग्जीक्यूटिव एक्शन, वो सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछ के लेगा। और ये बात लिखी है आर्टिकल नंबर 74 में। यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी उसके हेड होंगे पीएम और इनका काम होगा एडवाइस देना प्रेसिडेंट को, ठीक है, ऑन ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस। जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन प्रेसिडेंट लेगा, ठीक है, उस उन एक्शंस के लिए वो एडवाइस लेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से, ठीक है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो एडवाइस होंगे प्राइम मिनिस्टर को बताएंगे एंड देन प्राइम मिनिस्टर जो है वो एडवाइस प्रेसिडेंट को बताएगा। मतलब लेते तो ये सब ये पूरा पार्ट जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर मिलके डिसीजन लेंगे और फिर प्राइम मिनिस्टर ये प्रेसिडेंट को बात आगे बढ़ा देगा, ठीक है, ये एडवाइस देगा। ऑलराइट, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर किस मैटर पे नहीं देंगे ये? एक्सेप्ट फॉर डिस्क्रिशनरी पावर। जो डिस्क्रिशनरी पावर है प्रेसिडेंट की, उसके ऊपर ये लोग एडवाइस नहीं देंगे प्रेसिडेंट को, क्योंकि वो जो डिस्क्रिशनरी पावर होती है प्रेसिडेंट की, ठीक है, डिस्क्रिशनरी यहाँ लिख देता हूँ पावर, ठीक है, उस पर प्रेसिडेंट बेसिकली खुद से उस पर डिसीजन देता है, ठीक है। उस पर उसे किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं होती है डिस्क्रिशनरी पावर्स के ऊपर। ऑलराइट, ठीक है। बाकी जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन प्रेसिडेंट लेगा उन सब के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से वो एडवाइस लेगा। ये नंबर लिखा है, ये लिखा है आर्टिकल 74 में। ऑलराइट, ठीक है, फिर मैं यहाँ से खींच देता हूँ। फिर आता है आपका आर्टिकल नंबर 75। देखो आर्टिकल नंबर 75 क्या कहता है कि वही बात है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ठीक है, जिसके हेड होंगे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और इनका अपॉइंटमेंट, देखो पहली बात तो ये पता है कि प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। ये पता है हमें, अपॉइंटमेंट है, ठीक है, अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, वो कौन करता है? देखो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोनों का अपॉइंटमेंट करता तो प्रेसिडेंट ही है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बता रखा है कि प्राइम मिनिस्टर का किस तरीके से होता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे होता है। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा कि भैया ये बंदे मुझे अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में चाहिए, ठीक है, तो प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट कर देगा। तो ये आर्टिकल 75 में लिखा हुआ है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिसका हेड पीएम होगा और इन सबके अपॉइंटमेंट का काम किसका होगा? प्रेसिडेंट का होगा। यानी इन सबको अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। ऑलराइट, ठीक है। फिर देखो यहां पर एक चीज आती है, आर्टिकल 74 एंड आर्टिकल 75, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। एस्टेब्लिश पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एट सेंट्रल लेवल। तो ये बात याद रखना, आर्टिकल 74 एंड आर्टिकल 75 सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। ऑल राइट, फिर देखो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मेंबरशिप होगी ना, मेंबरशिप, ठीक है, मेंबरशिप बेसिकली वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, ये बात तो हमें पता है, सेंट्रल लेवल पे, ठीक है। वो लोकसभा के मेंबर हो सकते हैं या फिर वो राज्यसभा के मेंबर हो सकते हैं, ठीक है। और देखो भले ही कोई जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो लोकसभा का मेंबर भी हो सकता है और वो राज्यसभा का मेंबर भी हो सकता है, बट कोई ऐसा बंदा, ठीक है, जो अभी लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर नहीं है, ठीक है, वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आ सकता है, बशर्ते, शर्त क्या है? 6 मंथ्स के अंदर, ठीक है, 6 मंथ्स के अंदर उसे
बेसिकली जो किसी भी हाउस की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज, या फिर मेंबर, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, बट ही हैज टू टेक द membership of either house within 6 months। तो ऐसा कोई बंदा जिसके पास अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, वो भी अपॉइंट किया जा सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, बशर्ते कि वो 6 मंथ के अंदर दोनों हाउस में से किसी की मेंबरशिप ले ले। ऑलराइट, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। फिर मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट जो है आपकी मिनिमम एज। मिनिमम एज, तो ये बात आपको बता रखी है मैंने आई गेस कि अगर कोई बंदा लोकसभा का मेंबर है, ठीक है, तो उसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 25 साल। और वहीं अगर वो राज्यसभा का मेंबर है तो उसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 30 साल। तो लोकसभा में मिनिमम एज 25 साल होती है और राज्यसभा में मिनिमम एज 30 साल होती है, ठीक है। ऑलराइट, ओथ कौन दिलाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, ओथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट साहब। ओथ कौन दिलाएगा, प्रेसिडेंट साहब, ठीक है। टेन्योर की बात कर लेते हैं इनकी। टेन्योर नॉट फिक्स्ड, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर फिक्स नहीं होता है, ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, कि जब तक मेजोरिटी में सरकार रहेगी तब तक तो प्राइम मिनिस्टर रहेगा, ठीक है। और जैसी सरकार गिरी या मेजोरिटी खत्म हुई, उसी के साथ बेसिकली उसकी सरकार भी वहां से खत्म हो जाएगी। और जैसी सरकार मतलब मेजोरिटी से गई सरकार, मेजोरिटी नहीं रही उसकी सरकार के पास, तो यानी प्राइम मिनिस्टर भी हटा लिया जाएगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर उसी पार्टी का बनता है जिसके पास मेजोरिटी होती है। ऑलराइट, ठीक है। तो टेन्योर इनका ही फिक्स नहीं है, ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। क्योंकि देखो, प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकता है और प्राइम मिनिस्टर को वो हटा सकता है। जब मेजोरिटी खत्म हो जाएगी तो प्राइम मिनिस्टर को रिमूव कर देगा। और प्राइम मिनिस्टर को रिमूव करने के साथ ही, क्योंकि देखो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो किसके एडवाइस पे अपॉइंट करी गई है, प्राइम मिनिस्टर की तो एडवाइस पे अपॉइंट करी गई है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि ये बंदे मुझे अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में चाहिए, तो प्रेसिडेंट ने उसको अपॉइंट कर दिया। लेकिन जब सरकार ही नहीं रही, मेजोरिटी नहीं रही तो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा, और प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा तो उसकी बनाई हुई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या होगा, वो भी खत्म कर दी जाएगी, वो भी डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। यानी जो उसको डिसॉल्व करने का काम कौन करेगा, जब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को हटाएंगे, प्राइम मिनिस्टर के हटते ही तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी प्रेसिडेंट हटा देंगे। यानी नॉट फिक्स नहीं है, इनका टेन्योर फिक्स नहीं है, ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ऑलराइट, ठीक है। फिर एक बहुत सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार लगा लेना इस पर, स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्ट्रेंथ कितनी होती है, ठीक है, यानी उनका नंबर कितना होगा, ठीक है। तो उनकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। लोकसभा में जितनी भी नंबर ऑफ सीट्स होती हैं, ठीक है, उनका 15% जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए होती हैं, ठीक है। यानी 15%, अगर लेट सपोज मान लो अगर 100 सीटें हैं लोकसभा में, तो 15 सीटें इसमें से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की होनी चाहिए। ऑलराइट, ठीक है। और ये जो स्ट्रेंथ वाला प्रोविजन था कि 15% स्ट्रेंथ होगी लोकसभा की, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्ट्रेंथ कितनी होगी, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है, 15% ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, जितनी भी लोकसभा की स्ट्रेंथ है उसका 15%, ठीक है। और ये प्रोविजन आया कब से था, ये आया था 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 से ऐड किया गया था, ठीक है। तो ये हम अमेंडमेंट भी याद रखेंगे, किस अमेंडमेंट से ये 15% स्ट्रेंथ वाला प्रोविजन लाया गया था, 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003। फिर देखो सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेलिटी, बेलिटी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। देखो जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं ना, वो बेसिकली दो तरीके से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक तो होते हैं इंडिविजुअली, और एक होते हैं ये कलेक्टिवली। देखो इंडिविजुअली
ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं टुवर्ड्स प्रेसिडेंट, ठीक है। और कलेक्टिवली ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू लोकसभा, लोकसभा। देखो समझाता हूँ। देखो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, वो एज अ टीम काम करती है। जो भी डिसीजन वो लेती है, ठीक है, जो भी डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेती है, ठीक है, उसका समर्थन, उसका सपोर्ट सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं, ठीक है, उसका समर्थन सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं, ठीक है। तो अगर जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ठीक है, उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, यानी जो बाकी जो वो है लोकसभा है, ठीक है, उसके जो मेंबर्स है, ठीक है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब कि अब उनको इन लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं रह गया है। वो लोग कह रहे हैं कि ये लोग अब काम करने के लायक नहीं है, इनके जो एक्शंस है ना, इनके जो एक्शंस हैं, मतलब बेसिकली वो देश के हित में नहीं है या फिर सरकार के हित में नहीं है, ठीक है। आप मतलब बेसिक ऊपर ऊपर लेवल पे समझ लो, ठीक है। बेसिकली ये वो एक नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर वो पास कर देते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना ऐसा कोई हलवा बात नहीं है, ठीक है। बहुत ही जब मतलब बिल्कुल सरकार बिल्कुल बेकार और गिरा हुआ काम करने लगेगी, ठीक है, तो उसके खिलाफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ बेसिकली नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो सकता है, ठीक है। अभी आप आगे पढ़ोगे कि बेसिकली क्या है नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है, तो उसके खिलाफ पास होता है। ऐसा नहीं कि अपोजिशन ने कहा चलो सरकार बन गई, इनकी सरकार हटा देते हैं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। बहुत उसके लिए प्रोसीजर वगैरह लगते हैं। बाकी में जब जो आपकी सरकार काम कर रही है, उसके जो काउंसिल मिनिस्टर है वाकई में घटिया काम करने लगे, ठीक है, या बेसिकली ऐसा काम जो सूटेबल नहीं है बिल्कुल, ठीक है, जब इस तरीके के काम करने लगे, तो फिर उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है। यानी वो एज अ टीम काम कर रहे हैं। अगर एक डूबेगा तो सब डूबेंगे, ठीक है। तो अगर लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है, ठीक है, तो जो पूरी आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो रिजाइन कर देती है, रिजाइन कर देती है, ठीक है, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया है, ठीक है। तो यानी वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के लिए, क्योंकि लोकसभा के मेंबर जो है बेसिकली नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे। ऑलराइट, और लोकसभा के मेंबर्स ने जब अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन ला दिया, पास कर दिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा। यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज अ टीम काम कर रही है, जो भी एक्शन होंगे, ठीक है, उनके खिलाफ लिए जाएंगे, वो सब सब मिलके भुगतेंगे। यानी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है वो लोकसभा के लिए, ठीक है। और इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल है टू प्रेसिडेंट। देखो इंडिविजुअली किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल है? जो भी कोई डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा लिया जाता है, ठीक है, पूरी सीओएम जो भी डिसीजन लेती है, वो सारे जो उसके मिनिस्टर्स हैं उनको मानना पड़ता है। अगर कोई मिनिस्टर उस आपका जो डिसीजन है उसके खिलाफ जाता है, ठीक है, बेसिकली ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मिनिस्टर्स की कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने डिसीजन लिया है सब उसका समर्थन करें। अगर कोई मिनिस्टर उस डिसीजन के खिलाफ जाता है, उस डिसीजन को क्रिटिसाइज करता है या उस डिसीजन को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है, तो तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना आपके, पीएम साहब, ठीक है, पीएम साहब प्रेसिडेंट को ये एडवाइस दे सकते हैं कि आप इसको मिनिस्टर को रिमूव कर दीजिए, ठीक है, आप उस मिनिस्टर को रिमूव कर दीजिए। अगर प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा कह दिया कि भाई इस मिनिस्टर से हमारी बात नहीं बन रही है, ये मिनिस्टर हमारे डिसीजन नहीं मान रहा है। देखो अपॉइंटमेंट किसने करवाया था? अपॉइंटमेंट भी प्राइम मिनिस्टर ने ही तो करवाया था। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था ये बंदे मुझे अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में चाहिए, प्रेसिडेंट ने कहा ठीक है मैं अपॉइंट कर देता हूँ। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई डिसीजन लिया और कोई मिनिस्टर बोलता है मैं तो नहीं मान रहा है डिसीजन, मैं तो उसका सपोर्ट नहीं करूंगा, तो प्राइम मिनिस्टर बोलेगा इसको निकालो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से निकालो, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से निकालने निकालने का काम बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस दी प्रेसिडेंट को कि आप इसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिमूव कर दी। प्रेसिडेंट कहेगा भैया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तुम्हारी है, तुम्हारी एडवाइस अपॉइंट किए थे, तुम्हारी एडवाइस पे निकाले दे रहा हूँ। तो यानी जो प्रेसिडेंट होगा वो उस मिनिस्टर को उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिमूव कर देगा, ठीक है। यानी इंडिविजुअल एक एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? प्रेसिडेंट के लिए बेसिकली। यानी अगर पीएम एडवाइस दे देता है कि इस इंडिविजुअल को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से निकालना है, तो प्रेसिडेंट उसको निकाल देगा। यानी इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल है एक्शन के लिए वो अपने प्रेसिडेंट के खिलाफ, प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। एक बार थोड़ा सा और इसको क्लेरिफाई कर देता हूं मैं। अगर पूरी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसका कोई मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए हुए डिसीजन को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट उसको रिमूव कर सकता है। यानी इंडिविजुअल जो उसका एक्शन है, वो उसने कहा कि मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, तो जो इसका इंडिविजुअल एक्शन है ना सपोर्ट करने का, उसके लिए वो प्रेसिडेंट को रिस्पॉन्सिबल है, यानी प्रेसिडेंट उसको रिमूव कर सकता है।
ठीक है, यानी उसके इंडिविजुअल एक्शन के लिए प्रेसिडेंट उसको रिमूव कर सकता है। और जो कलेक्टिव एक्शन होगा, अगर किसी कलेक्टिव एक्शन में ऐसा पाया जाता है कि ये कलेक्टिव एक्शन गलत हुआ है पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है, तो लोकसभा में उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाएगा, और नो कॉन्फिडेंस मोशन के आते ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा। यानी पूरी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ठीक है, वो कलेक्टिवली, यानी टोटल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो डिसीजन लेगी मिलके, ठीक है, वो तो रिस्पॉन्सिबल होगा, वो रिस्पॉन्सिबल होगी लोकसभा के लिए। यानी अगर कोई जो कुल मिला के एक्शन लेती हैं और वो एक्शन गलत पाया जाता है तो लोकसभा में उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाएगा और उनको रिजाइन करना पड़ेगा। वहीं कोई इंडिविजुअल एक्शन लेता है, वो कहता है भैया मैं इसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ इस डिसीजन को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, यानी वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ जाता है, तो प्रेसिडेंट उस इंडिविजुअल को रिमूव कर सकता है। तो आई होप आपको अब इंडिविजुअल और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, क्योंकि इस पे सवाल आते हैं इंडिविजुअल और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, ठीक है। ऑलराइट, फिर देखो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है ना, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बेसिकली आपके उसमें जो मिनिस्टर होते हैं वो 3 टाइप के मिनिस्टर होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, ठीक है। एक होते हैं आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है। दूसरे होते हैं आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है। और तीसरे होते हैं आपके डेप्यूटी मिनिस्टर्स, डेप्यूटी मिनिस्टर्स, ठीक है। देखो जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं ना, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर्स, इनके पास जो बड़े बड़े मंत्रालय होते हैं ना, उनका चार्ज दिया जाता है, इंडिपेंडेंट चार्ज, ठीक है, इंडिपेंडेंट चार्ज, जो आपके बड़े बड़े मंत्रालय होते हैं, ठीक है, उनका इनको चार्ज दिया जाता है कैबिनेट मिनिस्टर्स को। फिर जो आपके मिनिस्टर, या लिख देता हूं यहाँ पे, बड़े मंत्रालयों, देखना सही लिखा है, मंत्रालयों का चार्ज, ठीक है, बड़े बड़े मंत्रालयों का चार्ज इनके पास होता है, यानी ये इंडिपेंडेंटली उन मंत्रालयों को हैंडल करते हैं, कौन, कैबिनेट मिनिस्टर्स। फिर जो मिनिस्टर्स होते हैं ना, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होते हैं, ठीक है, इनके पास चार्ज होता है इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ माइनर डिपार्टमेंट्स, जो छोटे मोटे डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, या तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट के पास जो छोटे मोटे डिपार्टमेंट होंगे, माइनर डिपार्टमेंट्स, उनका उनका वो होगा, क्या बोलते हैं, चार्ज होगा, यानी वो उन छोटे मोटे डिपार्टमेंट्स को संभालेंगे। या फिर ठीक है, दे आर एडिशनल टू कैबिनेट मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, यानी या तो उनके पास माइनर डिपार्टमेंट दिए जाएंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट को, या फिर उनको एज अ हेल्प रखा जाएगा, यानी वो एड करेंगे किन्हें, कैबिनेट मिनिस्टर्स को, एडिशनल टू कैबिनेट मिनिस्टर्स का मतलब ये है कि वो कैबिनेट मिनिस्टर्स को हेल्प करेंगे, ठीक है, कौन, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, ठीक है। या तो उनके पास खुद के चार्ज होंगे छोटे मोटे डिपार्टमेंट के, यहाँ पर क्या है, ठीक है, मेजर डिपार्टमेंट्स है, कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास मेजर डिपार्टमेंट्स है, ठीक है। वहीं मिनिस्टर ऑफ स्टेट के पास या तो माइनर डिपार्टमेंट्स के चार्ज है, या फिर वो जो आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनको हेल्प करेंगे, यानी उनके एडिशनल होंगे, ठीक है। और जो डेप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं, यहाँ पर मैं लाइन खींच देता हूँ, तो आपके डेप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं ना, ठीक है, नो इंडिपेंडेंट चार्ज, यानी उनके पास कोई भी डिपार्टमेंट नहीं होगा, ठीक है, वो होंगे एडिशनल टू कैबिनेट, यानी इनके पास कोई भी मिनिस्ट्री नहीं होगी, कोई भी डिपार्टमेंट नहीं होगा डेप्यूटी मिनिस्टर्स के पास, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट की हेल्प करेंगे, एडिशनल टू कैबिनेट होंगे। इसलिए डेप्यूटी मिनिस्टर जो होते हैं ना आपके, कलर चेंज करके बताता हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ, जो आपके डेप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, इन्हें कहते हैं हम मिनिस्टर्स विदाउट मिनिस्ट्री, बिना मिनिस्ट्री के मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर्स विदाउट मिनिस्ट्री। और जो आपका ये कैबिनेट वर्ड है ना, ये कैबिनेट वर्ड आपका आर्टिकल 352 में लिखा हुआ है, ठीक है। एक तो ये बात याद रखनी है। दूसरी बात, ये ऐड कब किया गया था, ये ऐड किया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 से, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से कैबिनेट वर्ड ऐड किया गया था आर्टिकल 352 में। ऑलराइट, ठीक है। तो आई होप आपको ये तीनों काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डेप्यूटी मिनिस्टर्स, आपको समझ में आए होंगे। ऑलराइट, ठीक है।
फिर देखो यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है, समझ लो। एक होती है आपकी किचन कैबिनेट, किचन कैबिनेट, ठीक है। किचन कैबिनेट, किचन कैबिनेट में क्या होता है ना कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है, उसमें क्या क्या होते हैं, एक तो प्राइम मिनिस्टर होगा, ठीक है, और क्या बोलते हैं उसके कुछ कुछ उसके क्लोज मिनिस्टर्स होते हैं उसमें, ठीक है, जो उसके मतलब वाकई में बहुत क्लोज हैं, या फिर फ्रेंड्स, FRIENDS, ठीक है, फ्रेंड्स और फैमिली। मतलब उसमें कुल 2 से 4 तक मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, 2 से 4 मेंबर्स हो सकते हैं किचन कैबिनेट में, जिसमें कि जो हो सकता है कि जो बहुत ही क्लोज हैं, जो प्राइम मिनिस्टर के, ठीक है, बहुत ही क्लोज जो मिनिस्टर्स हैं, उनके बहुत ही करीबी मिनिस्टर्स हैं, वो हो सकते हैं, या फिर फैमिली या फिर कोई फ्रेंड्स में से भी, ठीक है, इस कैबिनेट में हो सकता है। ऑलराइट, ठीक है, तो ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे को बताना था, बता दिया था। अब देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, प्रेसिडेंट शैल एक्ट in accordance to the reconsidered advice of काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। ये जो बात थी कौन से अमेंडमेंट से आई थी, ये अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आई थी 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 से। तो देखो इसका मतलब क्या है, प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस टू द रिकंसिडर्ड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हमने आर्टिकल 74 में देखा अभी पीछे कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, ठीक है, मैंने आपको ये बताया था ये बात। एक सेकंड। हाँ देखो, ये जो आर्टिकल 74 है ना, आर्टिकल 74 में जो बात लिखी गई है ना कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, ठीक है, उनके हेड PM होंगे और इनका काम होगा ये एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को। ये बात आई थी 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से, ठीक है, ये बात आई थी 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से, ठीक है। अब प्रेसिडेंट को उन्होंने एडवाइस दे दी, ठीक है, प्रेसिडेंट को उन्होंने एडवाइस दे दी। अब प्रेसिडेंट ने कहा यार ये एडवाइस ना, ठीक है, मेरे को थोड़ा सा समझ में नहीं आ रही है, आप एक बार इस एडवाइस को दोबारा से रिकंसीडर कर लो, ठीक है। तो काउंसिल मिनिस्टर ने कहा ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है, तो यार मतलब ठीक है प्रेसिडेंट साहब, कोई दिक्कत नहीं है, हम इस एडवाइस को रिकंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने दोबारा से जो उन्होंने एडवाइस दी थी उसको रिकंसीडर किया, ठीक है, और फिर दोबारा से प्रेसिडेंट को एडवाइस करा, ठीक है, कि साहब हमने इसको रिकंसीडर कर लिया है, ठीक है, अब रिकंसीडर करके हम आपको ये एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा ना, अब प्रेसिडेंट दोबारा नहीं कह सकता कि यार फिर से इसको रिकंसीडर करो, नहीं, अब जो रिकंसीडर्ड एडवाइस है ना, ठीक है, प्रेसिडेंट को उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस टू द रिकंसीडर्ड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और ये बात कैसे ऐड करी गई थी, ये बात ऐड करी गई थी 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 से। तो आई होप आपको इतनी बात पूरी समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये थे आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आई होप आपको पूरा अच्छा समझ में आया होगा। नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।